हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था वेस्टर्न थिंकर के बारे में, यानी पश्चिमी विचारक, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अरस्तु के बारे में। और अरस्तु जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इकाई 3 में, वो इसमें जो है हम लोगों ने कुछ पंक्ति को क्या है कि अध्ययन किया है, कुछ क्या है कि सब टॉपिक को अध्ययन किया है। फिर आज हम लोग कुछ टॉपिक को अध्ययन करेंगे और उसका समझने की कोशिश करेंगे। यथार्थवादी विचार। अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसने सदैव ही अतिवादिता से बचते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। कैटलिन के शब्दों में, कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। व्यवहारिक विचारक होने के कारण अरस्तु ने मध्य मार्ग के अनुसरण पर सबसे अधिक जोर दिया। वह यह मानता है कि विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध असंतुलन है। चाहे वह राजनीति असंतुलन हो अथवा सामाजिक और आर्थिक असंतुलन, यह असंतुलन अतियों के कारण पैदा होता है। साम्यवाद, निरंकुशता, आंगिक समानता आदि सभी को वह अति समझता था, इसलिए वह इनके बीच का मार्ग अपनाने का समर्थन करता था। पॉलिटी का सिद्धांत एक मध्यम मार्ग है जिसके अनुसरण द्वारा अरस्तु ने राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन को सदैव के लिए दूर करने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न को एक वैज्ञानिक उपचार कहा जा सकता है। राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमशः निरूपण अरस्तु ही वह पहला विचारक है जिसने राज्य का पूर्ण सैद्धांतिक वर्णन किया है। राज्य के जन्म और इसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है। ये सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन के विषय है और इन विषयों पर इतना क्रमबद्ध विवेचन प्लेटो के दर्शन में भी नहीं मिलता है। बार्कर के शब्दों में अरस्तु के विचार प्रायः आधुनिकतम है। भले ही अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही रहा है। अरस्तु ही वह पहला विचारक था जिसने यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु का यह कथन आज भी राजनीतिक शास्त्र की अमूल्य धरोहर है। संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। बार्कर ने अरस्तु की महान कृति पॉलिटिक्स के अनुवाद में लिखा है। अगर कोई यह पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स ने सामान्य यूरोपीय विचारधारा को उत्तराधिकार के रूप में क्या दिया, तो इसका उत्तर एक ही शब्द में दिया जा सकता है: संविधान शास्त्र। वास्तव में संविधान के बारे में जितना विस्तृत अध्ययन हमें अरस्तु की पॉलिटिक्स में मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। और उस समय जबकि दुनिया में राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हो रहा था, संविधान पर व्यक्त अरस्तु के विचार कल के विचारों जैसे मालूम होते हैं।
अरस्तु को संविधान और संविधानवाद का जनक कहा जाता है। संविधानों का वर्गीकरण उसे प्लेटो से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ, पर उसने इस विषय पर अपने लिथियम में विस्तृत अध्ययन किया और इस प्रकार से प्लेटो के सैद्धांतिक विवेचन पर अपनी अनुसंधानिक पुष्टि कर दी। संविधानों और राज्यों का वर्गीकरण इसलिए मूल रूप में अरस्तु के नाम के साथ जोड़ा जाता है। संविधानों का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है और समूचा राजनीति शास्त्र इसके लिए अरस्तु का ऋणी है। नागरिकता की व्याख्या। अरस्तु द्वारा नागरिकता की जो व्याख्या की गई है वह राजनीति शास्त्र के लिए बहुत सहायक और आधुनिक नागरिकता की परिभाषा को निर्धारित करने में मार्गदर्शक सिद्ध हुई है। नागरिकता संबंधी विषय के अध्ययन के लिए आगे चलकर विद्वानों ने अरस्तु के मूल विचारों को ही आधार बनाया। नागरिकता का विचार अरस्तु की एक मौलिक देन है, जिसके लिए राजनीति शास्त्र उसका सदा ऋणी रहेगा। कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, जबकि प्लेटो अतिमानव के शासन में विश्वास करता है। प्लेटो एक ऐसे अतिमानव की खोज करना चाहता है जो आदर्श राज्य का निर्माण कर सके। अरस्तु एक ऐसे अति विज्ञान का अन्वेषण करना चाहता है जो राज्य का अच्छे से अच्छा बना सके। प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के द्वारा आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है, परंतु अरस्तु एक ऐसे शास्त्र की रचना करना चाहता है जिसके निर्धारित नियमों का अनुसरण कर आदर्श राज्य की सृष्टि संभव हो सके। संक्षेप में अरस्तु का विश्वास कानून के शासन में है। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता में विश्वास उसकी ऐसी धारणाएं हैं जिनके आधार पर उसे संविधानवाद का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसमें वैधानिक संप्रभुता के बीच निहित है। आगे चलकर ग्रोशियस, वेथम, हॉस, ऑस्टिन और लॉस्की ने अरस्तु की व्याख्या के आधार पर ही वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। संप्रभुता के बारे में आधुनिक राजनीति शास्त्र बहुत कुछ सीमा तक अरस्तु का ऋणी है। सरकार के अंगों का निर्धारण। अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों नीति निर्धारण, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया है। ये शासकीय अंग वर्तमान समय के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समान ही है। अरस्तु ने इन विभिन्न शासकीय अंगों के संगठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों के बारे में विस्तार से विचार किया है। अरस्तु की यह खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की रूपरेखा बनी। राजनीति पर भौगोलिक एवं आर्थिक प्रभावों का अध्ययन। अरस्तु ने राजनीति पर पड़ने वाले भौगोलिक और आर्थिक प्रभावों को बहुत महत्व दिया है।
उसने इन मूलभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने में निर्णयकारी तत्व होता है। राज्य की समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण अत्यधिक धनी एवं निर्धनों के बीच चलने वाला संघर्ष है। व्यक्तियों का व्यवसाय उनकी राजनीतिक योग्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। यदि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हो तो राज्य की समस्याएं सरलता से हल हो सकती है। राज्य की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हुए अरस्तु कहता है कि राज्य सागर तट के पास होना चाहिए ताकि विदेशों से व्यापारिक संबंध रखे जा सके। संक्षेप में अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है। उसने राजनीति को एक पूर्ण विज्ञान का सम्मान प्रदान किया। वह प्लेटो की भांति कल्पनावादी और आदर्शवादी नहीं था, वरन एक पूर्णतः व्यावहारिक एवं यथार्थवादी दार्शनिक था, जिसने राजनीति को नीतिशास्त्र से अलग करके उसे एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। टास्क: अरस्तु को संविधानवाद का पिता क्यों कहा है? अरस्तु की मानवीय प्रकृति एवं राज्य की अवधारणा। अरस्तु की मानवीय प्रकृति एवं राज्य की अवधारणा। अरस्तु की मानवीय प्रकृति एवं राज्य की अवधारणा। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। उसका मत था कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। वह एक स्वाभाविक संस्था है। उसके उद्देश्य और कार्य नैतिक है। वह सब संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु उसका अस्तित्व सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। अतः यदि समाज के आरंभिक रूप प्राकृतिक है तो राज्य की भी वही स्थिति है, क्योंकि वह उनका चरम लक्ष्य है और किसी वस्तु की प्रकृति उसका चरम लक्ष्य होती है। अरस्तु के शब्दों में इसलिए यह जाहिर है कि राज्य प्रकृति की रचना है और मनुष्य प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है, और जो मनुष्य प्रकृति से या मात्र संयोगवश किसी भी राज्य से संबंध न हो, वह या तो नराधम होगा या अति मानव। उसकी स्थिति तो उस समुदायहीन, नियमहीन, गृहहीन व्यक्ति जैसी होगी जिसकी होमर ने निंदा की। व्यक्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक है। अपने इस विचार की पुष्टि के लिए अरस्तु ने दो तर्क प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम वह मानता है कि प्रत्येक राज्य प्रकृति जन्य है, क्योंकि राज्य उन समस्त समुदायों का पूर्ण रूप है जो प्रकृति जन्य है। राज्य में भी वही गुण विद्यमान है जो इसका विकास करने वाले पूर्ववर्ती समुदायों में पाया जाता है। राज्य की प्रारंभिक एवं मूलभूत इकाई
अरस्तु व्यक्ति को मानता है जो अकेले में अपूर्ण है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को जुटाने एवं अपने जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए व्यक्ति को अनेक समुदायों की आवश्यकता होती है। परिवार, ग्राम, राज्य आदि व्यक्ति के कुछ ऐसे ही मूलभूत समुदाय हैं। जिस अर्थ में परिवार या ग्राम व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक होने के कारण स्वाभाविक समुदाय है, उसी अर्थ में राज्य भी व्यक्ति का एक नितांत आवश्यक समुदाय है। इस समुदाय की उपस्थिति से ही व्यक्ति आत्मनिर्भरता एवं पूर्ण तत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। अरस्तु का मत है केवल जीवन मात्र की आवश्यकता के लिए राज्य उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन की उपलब्धि के लिए कायम रहता है। अरस्तु के विचार में राज्य इस कारण प्राकृतिक है कि यह वह उद्देश्य अथवा संपूर्ण तत्व है जिसकी ओर अन्य दूसरे समुदाय बढ़ते हैं। परिवार तथा ग्राम आदि व्यक्ति के जो अन्य प्राकृतिक समुदाय हैं, वे अपनी पूर्ण प्रकृति का विकास तभी कर सकते हैं जबकि राज्य के रूप में वे अपनी प्रकृति की परिसमाप्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो व्यक्ति के संपूर्ण प्राकृतिक समुदायों का विकसित स्वरूप राज्य है। यदि परिवार आत्मनिर्भरता संबंधी व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर पाते हैं तो ग्राम व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाते और इसी प्रकार यदि परिवार एवं ग्राम ही व्यक्ति को आत्मनिर्भरता प्रदान कर पाते तो राज्य उसके लिए महत्वहीन हो जाते, किंतु राज्य के अतिरिक्त राज्य समुदायों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके। अतः राज्य व्यक्ति के लिए एक प्राकृतिक एवं मूलभूत समुदाय है। दूसरा, राज्य को प्राकृतिक कहने का एक अन्य कारण भी है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य एवं लक्ष्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है। इसे व्यक्ति के जीवन का महानतम लक्ष्य कहा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की उपलब्धि का साधन राज्य है। अतः सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति का साधन होने के कारण भी राज्य व्यक्ति के लिए प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। यह सामाजिक मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास प्राप्त किया है। सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर अरस्तु ने सबसे पहले सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की जिसमें पति पत्नी संतान और दास एक साथ रहते हैं। परिवार में हमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं क्योंकि परिवार का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। परिवार स्वाभाविक समुदाय है क्योंकि यह संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है, परंतु व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य भी अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए कुछ परिवार मिलकर
ग्राम का निर्माण करते हैं। ग्राम के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंधन किया जाता। लेकिन ग्राम भी व्यक्तियों की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। अतः ग्रामों के सम्मिलन से नगर राज्य का जन्म होता है। नगर राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी कर सकता है और यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। इस प्रकार अरस्तू के अनुसार परिवार से, ग्राम से राज्य अस्तित्व में आए। अरस्तू के शब्दों में जब बहुत से ग्राम एक दूसरे से पूर्ण रूप से इस प्रकार मिल जाते हैं कि वे केवल एक ही समाज का निर्माण करते हैं, तब वह समाज राज्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में राज्य कुलों, परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य के विकास का स्वरूप। अरस्तू के अनुसार राज्य एक जीवधारी के समान है। अतः जिस प्रकार एक सावयवी जीवधारी का विकास होता है, उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। अरस्तू के विचार को मानव शरीर के उदाहरण से समझाया जा सकता है। मानव शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान आदि अनेक अंग होते हैं। इन अंगों को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं और इन्हें करने के लिए वे शरीर पर निर्भर रहते हैं। यदि शरीर का कोई अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है या उसे ठीक प्रकार से नहीं करता है, तो शरीर निर्बल हो जाता है। जो बात शरीर के बारे में कही गई है, वही राज्य के बारे में भी कही जा सकती है। जिस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है, उसी प्रकार राज्य का भी हुआ है। शरीर के समान राज्य भी अनेक अंगों से मिलकर बना है। ये अंग है व्यक्ति और उनकी संस्थाएं, परिवार, ग्राम आदि। जिस प्रकार शरीर के सब अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य के सब अंगों को भी अपने निर्धारित कार्य करने आवश्यक है। इस प्रकार राज्य के विकास का स्वरूप सावयवी या जैविक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। इनके विकास की अंतिम परिणति राज्य में होती है। राज्य के विकास के संबंध में अरस्तू के दृष्टिकोण को समझाते हुए बार्कर ने लिखा है, राजनीतिक विकास जैविक विकास है। राज्य तो मानव पहले से ही ग्राम, परिवार और व्यक्ति के रूप में भ्रूणावस्था में होता है। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया ऐसी है मानो राज्य आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न रूपों को धारण करता है और प्रत्येक रूप इसको पूर्णता से अधिक निकट ले जाता है। इस प्रकार अरस्तू के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप है। परिवार के विकास से व्यक्ति पूर्ण तत्व की दिशा में कुछ कदम बढ़ाता नजर आता है। कुछ और अधिक पूर्णता की प्राप्ति उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति ग्राम को जन्म देती है।
और संपूर्णता एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़े हुए मानव के चरण अपनी मंजिल तक उस समय पहुंच जाते हैं जबकि सर्वोच्च एवं सर्वव्यापी समुदाय राज्य की स्थापना संभव हो जाती है। राज्य की विशेषताएं। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु द्वारा राज्य के प्रादुर्भाव के बारे में प्रकट किए गए विचारों से प्रकट होता है कि वह राज्य को स्वाभाविक संस्था मानता है। उसके अनुसार राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही बृहत रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसा कि परिवार व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। इस कथन की पुष्टि में अरस्तु का एक तर्क यह भी है कि जिन संस्थाओं पर राज्य आधारित है वे संस्थाएं स्वाभाविक है तो निश्चय ही उन संस्थाओं का विकसित रूप भी स्वाभाविक होगा। अरस्तु का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था इसलिए भी है कि राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है। उसके शब्दों में मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की पराकाष्ठा राज्य है। वह कहता है राज्य स्वाभाविक है और इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो देवता है या पशु। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन। अरस्तु का कहना है राज्य मनुष्य से प्राथमिक है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है। व्यक्ति केवल एक तत्व पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में अंग। इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले हैं, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले हैं। अरस्तु के इस दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए फॉस्टर ने लिखा है, राज्य का स्थान प्रकृतिवश परिवार और व्यक्ति से पहले है, क्योंकि अवयवी अनिवार्यता अवयव से पहले आता है। राज्य प्रकृति की रचना है और वह व्यक्ति से पहले आता है। इसका प्रमाण यह है कि जब व्यक्ति को राज्य से पृथक कर दिया जाए तो वह आत्मनिर्भर नहीं रह जाता, अतः उसकी स्थिति अवयवी की तुलना में अवयव जैसी होती है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसके शब्दों में राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं है, वरन सर्वोच्च समुदाय है। इस दृष्टिकोण के पक्ष में अरस्तु कहता है, प्रथम राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती है। इन सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है।
ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य कर सकती है। ये राज्य के अधीन होती है और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। द्वितीय राज्य के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं एक पक्षीय होती है। जैसे धार्मिक संस्थाएं धार्मिक आवश्यकताओं और सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनमें से कोई भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका अधिकतम विकास करती है। अतः राज्य सर्वोच्च समुदाय हैं। तृतीय राज्य के अंतर्गत कार्यरत सभी संस्थाओं का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है, पर राज्य के लक्ष्य की तुलना में ये सभी लक्ष्य निम्नतर होते हैं। इसका कारण यह है कि राज्य अपने नागरिकों को अपने जीवन को शुभ और दुखी या सुखी बनाने का अवसर प्रदान करता है। वे इस प्रकार के जीवन की प्राप्ति राज्य के सदस्यों के रूप में ही कर सकते हैं, समुदायों या संस्थाओं के सदस्यों के रूप में नहीं। अतः राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु के राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्वरूप जैविक अथवा आंगिक है। जैविक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण के बहुत से विभिन्न अंग होते हैं। प्रत्येक अंग का अपना पृथक कार्य होता है और प्रत्येक अंग अपने अस्तित्व एवं जीवन के हेतु संपूर्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। जब अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय कहता है, तब उसके सिद्धांत में राज्य का यही जैविक तत्व परिलक्षित होता है। उसने राज्य की तुलना शरीर से और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंग से की है। उसके अनुसार राज्य और व्यक्ति में वही संबंध होता है जो शरीर और हाथ में है। उसने यह भी कहा है कि जिस शरीर के किसी एक अंग में अत्यधिक वृद्धि होने से समस्त शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार राज्य के किसी एक तत्व में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य का स्थायित्व खतरे में पड़ जाता है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक प्रमुख विशेषता उसका आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता के से अभिप्राय है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। उसने इसके लिए यूनानी शब्द आतर्किया का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ण निर्भरता। अरस्तु के शब्दों में आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण और जिसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है और उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। वस्तुतः अरस्तु ने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग अति व्यापक अर्थ में किया है। इससे उसका अभिप्राय यह है कि राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है, अपितु उसे अच्छा और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने भी सहायता देता है। राज्य व्यक्ति के लिए उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। अरस्तु के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए बार्कर ने लिखा है, आत्मनिर्भरता का अर्थ है राज्य में ऐसे भौतिक साधनों और ऐसी नैतिक प्रेरणाओं और भावनाओं की उपस्थिति जो किसी प्रकार की
बाह्य भौतिक या नैतिक सहायता पर निर्भर हुए बिना पूर्ण मानव विकास को संभव बनाइए। नगर राज्य सर्वाधिक राजनीतिक संगठन है। अरस्तु के लिए प्लेटो की भी भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। यद्यपि उसके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। उसने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। राज्य विविधता में एकता है। राज्य विविधता में एकता है। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता विविधता में एकता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एकता पर विशेष बल दिया है और वह संपूर्ण राज्य को एक परिवार का रूप देना चाहता था, किंतु अरस्तु प्लेटो के एकता संबंधी विचारों से सहमत नहीं है। प्लेटो के समान अरस्तु राज्य की चरम एकता पर बल न देकर राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का आदर्श स्वरूप उसकी विविधता में एकता है। उसका निर्माण विभिन्न तत्वों के मिलने से होता है। जिस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के अनुरूप मिश्रण से बनता है और जिस प्रकार मधुर संगीत की सृष्टि विभिन्न रागों और तालों के समन्वय से होती है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर होता है। स्वयं अरस्तु ने कहा है, राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी होता है। एकता की ओर अधिकाधिक बढ़ना तो राज्य का विनाश करना होता है। राज्य एक क्रमिक विकास है। अरस्तु राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है। उसके अनुसार राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार सावयवी जीवधारी का होता है। राज्य के विकास का स्वरूप या रूप आंगिक है। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। अंत में इसके पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर राज्य के दर्शन होते हैं। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक मानवीय समुदाय है, अतः इसका उद्देश्य मानव में सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करना है। यह मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। तभी तो अरस्तु कहता है, राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। जिस प्रकार व्यक्ति नैतिक जीवन का अनुसरण कर आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार राज्य का आनंद भी सकारात्मक अच्छाई का विकास करता है। संविधान राज्य की पहचान है। अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन करने के समान है। राज्य और शासन में भेद। अरस्तु ने राज्य और शासन में स्पष्ट भेद किया है।
जहाँ राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु लिखता है, शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को पदस्थ कर दिया जाता है। राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। स्वमूल्यांकन